नमस्कार, सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने अहमदाबाद से बेंगलुरु रवाना किए सभी एमएलए। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद उठाया कदम बीजेपी का आरोपों से इनकार। जाकिर नाइक भगोड़ा घोषित। एनआईए ने शुरू की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत कार्रवाई। देश भर में राग देश का प्रदर्शन। 1000 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज। दर्शकों की मिल रही है तारीफ। शहबाज शरीफ हो सकते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ के पद छोड़ने के बाद पार्टी कर रही है विचार। पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को ठहराया अयोग्य। और गोल्फ टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। चौथे दिन दूसरी पारी में 3 विकेट पर 189 रन के आगे खेलेगी टीम इंडिया। अब भी 498 रन की बढ़त। खबरें विस्तार से। राज्यसभा में कल कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी पर गुजरात में पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस को घर दुरुस्त करने की सलाह दी। कांग्रेस के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और सदन में विरोध जारी रहा। शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में गुजरात के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस ने उसके एक विधायक का अपहरण कर लिया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी विधायकों को तोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। लास्ट नाइट वन एसटी कांग्रेस एमएलए पूनाजी गावित representing Viara constituency from Tapi district of Gujarat was abducted by the police, and many MLAs are being abducted. It's a constitutional violation is taking place. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को यहां से डायरेक्शन दे सकते हैं कि टू इंश्योर fair and free election should be ensured, and such officer should be removed. सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी उठापटक के लिए सदन में गतिरोध पैदा कर रही है। साहब, कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन गुजरात विधानसभा में पार्टी छोड़ देता है। उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके विधायक राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी कंप्लेन यहाँ क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग अपनी निगरानी में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराता है। अगर वहाँ पर चुनाव में किसी तरह की इनको कोई शिकायत है तो ये यहाँ पर राज्यसभा में नहीं बल्कि चुनाव आयोग को जाकर के, जैसा आपने कहा, कि अपनी शिकायत कर सकते हैं। उपसभापति ने साफ किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग को अलग से निर्देश देने की जरूरत नहीं है। Election Commission does not require a direction from the chair to conduct the election in a fair manner. The Election Commission is bound to do it constitutionally to conduct the election, and they are doing that. If you have complaint, you approach the Election Commission. लेकिन कांग्रेस के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जताते हुए वेल में आ गए। गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान कोई काम नहीं हो सका। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अवरोध जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात में कांग्रेस के 3 और विधायकों ने कल इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे में 6 विधायक त्यागपत्र दे चुके हैं। 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव से पहले इन विधायकों के इस्तीफे से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात में कांग्रेस के 3 और विधायकों ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे स्पीकर रमन लाल वोरा को सौंप दिए। इनमें मान सिंह चौहान, छना भाई चौधरी और राम सिंह परमार शामिल हैं। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के अब 51 विधायक रह गए हैं। कांग्रेस ने इस्तीफे पर कुछ इस तरह कटाक्ष किया। मित्रों, आया राम गया राम की
से भाजपा जनादेश की हत्या करने में लगी है। आज भाजपा जनादेश के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति द्वारा गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सभी संस्थाओं को नष्ट करने में लगी है। गुरुवार को भी 3 विधायकों बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और प्रहलाद पटेल इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कि कांग्रेस आज पार्टी के रूप में, आज विचार के रूप में, आज शासन के विकल्प के रूप में पूरी तरीके से असफल राजनीतिक पार्टी सिद्ध हुई है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को मतदान होना है। कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को तीसरा उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों ने शुक्रवार को पर्चा भरा। गुजरात में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच गुजरात कांग्रेस ने सभी विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। कांग्रेस के ये विधायक शुक्रवार रात अहमदाबाद एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि धन बल का इस्तेमाल कर बीजेपी की तरफ से विधायकों पर इस्तीफा डालने का दबाव न बनाया जा सके। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस की संख्या 57 से घटकर 51 रह गई है। हमारी ये राज्यसभा की सीट हम जितने भी पर्याप्त वोट चाहिए उससे भी ज्यादा वोट लेकर हम ये सीट जीतेंगे। अहमद भाई पटेल हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। गुजरात के बहुत सारी योजनाएं उनके समय में दी हुई है और हमारे जो एमएलए हैं उनको वोट देने के लिए तत्पर है। और इधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारे सभी 5 उम्मीदवार जीतेंगे और हम 6ठी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य और सीपीएम की अगुवाई वाले वाम मोर्चा के उम्मीदवार विकास रंजन भट्टाचार्य ने कल नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव 8 अगस्त को होना है। फिलहाल यहां 6 में से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास, 1 सीपीएम और 1 कांग्रेस के पास है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। सरकार के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के बाद जेडीयू और बीजेपी अब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू और बीजेपी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए शुक्रवार को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत पेश किया। बहस का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने गठबंधन चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। इससे पहले आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने की जगह उन्हें बर्खास्त कर सकते थे। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान में नई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पक्ष में जेडीयू और एनडीए के 131 विधायकों ने वोट किया। विपक्ष में 108 वोट पड़े। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के 122 वोट जरूरी हैं। एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी सरकार गठन की प्रक्रिया के खिलाफ
दाखिल याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। इस पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी। बुधवार को महागठबंधन से अलग होकर इस्तीफा देने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इधर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जेडीयू नेता शरद यादव से मुलाकात की। हालांकि बैठक में किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, ये साफ नहीं हो सका है। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष के करीबी के मुताबिक शरद यादव राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन बनाने को लेकर काम कर रहे थे, लेकिन वो नीतीश कुमार के कदम से पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विदेशी तकनीक की निर्भरता को कम करने की जरूरत बताई। साथ ही समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कल संसद परिसर में एक विशेष विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत की। संसद भवन परिसर में शुक्रवार से विज्ञान से जुड़ी खास प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने देश में विज्ञान के एक क्षेत्र में हो रही प्रगति की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में विज्ञान शोध को बढ़ावा देना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। We still import 60% of our defense requirements, not kitchen requirements, defense requirements from abroad, and therefore we are totally dependent on what our suppliers would do. So I think what we need is, as a society, two things to do. One, create science consciousness in society. इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन समेत कई सांसद मौजूद रहे। जब हम काम करते हैं तो इसको तो मैंने कहा कभी कभी ये भी सोचना पड़ेगा, वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं तो उनकी दृष्टि से भी हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं। If our parliamentarians will be convinced, I am sure that all these great things that the scientists have been able to accomplish will certainly be able to transfer them to the people. प्रदर्शनी में विज्ञान के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण खोजों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें CSIR के साथ ही इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग समेत विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के कई विभाग शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 11 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। really enjoyed it. It was very informative, very historic, और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like a very entertaining history lesson. जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है ये फिल्म, तो ये ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी भी देश में हिस्ट्री, कला, साहित्य को प्रमोट करना सरकार की संस्थाओं का काम है। देश में सबसे बड़ा माध्यम पॉपुलर कल्चर का फिल्म है और ये तय हुआ कि राज्यसभा टीवी दोनों को जोड़ दे। लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। जो इस वक्त हम लोग जिस आज़ादी का मजा ले रहे हैं, हमको पता तो चले कि आज़ादी में ऐसी हमको यूं ही नहीं मिल गई, इसके पीछे कई लोगों ने अपना खून बहाया है और तब हम उस आज़ादी को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, उसका असली मूल, उसका जो अपनी वैल्यू है तब समझेंगे हम। इसलिए ये फिल्म देखनी चाहिए। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने को कहा है।
बीजिंग में कल भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि संगठन को वैश्विक शांति और स्थिरता पर असर डालने वाले सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स फोरम का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना होगा, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। चीन ने कहा कि बैठक में राजनीतिक सुरक्षा के एक क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने इसकी जानकारी दी है। नाइक को भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत ने जारी किया था, जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उसकी संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नाइक के खिलाफ NIA आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जांच कर रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। गुजरात में भी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ पीड़ित बनासकांठा और पाटन जिलों में राहत और बचाव का काम जोरों पर है। NDRF के और दलों को राहत और बचाव के लिए भेजा गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग बेहाल हैं। अब तक करीब 55,000 निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में रेल से लेकर सड़क यातायात तक कल बाधित रहा। इधर राजस्थान में बारिश कम होने से हालात थोड़े सुधर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित जिलों बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली में राहत और बचाव का काम जोरों पर है। श्रीलंका ने 77 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। जेल के कमिश्नर जनरल निशांत धनसिंधे के मुताबिक उत्तरी प्रांत जाफना और मन्नार की अदालतें पहले ही उनमें से 44 को रिहा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों को जल्द भारतीय उच्चायोग को सौंपा जाएगा। इन मछुआरों को समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नवाज शरीफ के इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पनामा गेट मामले में अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पनामा गेट मामले में शुक्रवार का दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने के आरोप में अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ की पार्टी PMNL ने कहा कि पार्टी कानूनी और संवैधानिक रास्तों से फैसले को चुनौती देगी। मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो कि तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम है, वजीर आजम की कुर्सी की जरूरत नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ वो हकीकत है, वो तारीख है जिसको किसी तरह भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से नवाज शरीफ और उनके 3 बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला 6 सप्ताह के भीतर दर्ज होगा। सुनवाई 6 महीने में पूरी करनी होगी। कोर्ट ने वित्त मंत्री इशाक डार और कैप्टन मोहम्मद सफदर को भी अयोग्य ठहराया है। फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जश्न का माहौल है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। एक वजीर आजम को अकाउंटेबल किया है। एक वजीर आजम से पूछा गया है कि उसके और उसके बच्चों के असासे अरबों रुपए में उनके दौरे इक़्तिदार में कैसे बढ़े, और आज का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन है। ये मामला 90 के दशक में लंदन में नवाज शरीफ के जायदाद खरीदने से जुड़ा है। इस दौरान नवाज शरीफ 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पनामा पेपर से इसका खुलासा हुआ। मई में सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया। इसके सामने नवाज शरीफ और उनके बच्चों और भाई की पेशी हुई। जांच दल ने रिपोर्ट में कहा कि शरीफ खानदान की आमदनी और जायदाद में भारी अंतर है। पाकिस्तान में अगले साल संसदीय चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमाम प्रतिबंधों और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण किया है।
1 महीने के भीतर उत्तर कोरिया की ओर से किया गया ये दूसरा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण है। ये मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर नए और सख्त प्रतिबंधों को लगाए जाने के पक्ष में वोट दिया। उत्तर कोरिया ने इस साल 12वीं बार मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है कि अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और अब खेल की खबर। गोल्ड टेस्ट में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने श्रीलंका पर 498 रनों की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन नहीं दिया और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए। पहली पारी के आधार पर भारत को 309 रन की बढ़त हासिल हुई। कप्तान विराट कोहली 76 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इससे पहले अभिनव मुकुंद ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि शिखर धवन और पुजारा दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 291 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से दिलरुवान परेरा 92 रन बनाकर नाबाद लौटे, तो वहीं मैथ्यूज ने 83 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 2 विकेट हासिल हुए, जबकि उमेश यादव, अश्विन और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिले। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश कल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। दर्शक और फिल्म समीक्षक फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिल्म को लेकर दर्शकों की राय। राज्यसभा टीवी की फिल्म और तिग्मांशु धूलिया निर्देशित राग देश शुक्रवार को देश के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में फिल्म का पहला शो देखकर निकले दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। पता चलता है कि कैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो एक बार देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। कुणाल कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। कलाकार का जो कलाकारी था एक फौजी के रूप में, तो लगा कि नहीं ये बड़ा यथार्थ दिख रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी है और कलाकारों का चयन ही बहुत अच्छा हुआ है। नेता सुभाष चंद्र बोस के शहर कोलकाता में फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह दिखा। स्टोरी क्यों मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों से भी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही है। बहुत अच्छी लगी, देश के ऊपर है, अल्टीमेट मूवी है, बहुत अच्छी मूवी देश में बनाई गई है। जो भी कैरेक्टर है बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लखनऊ में राग देश देखने गए लोगों ने फिल्म को काफी सराहा। रांची में दर्शकों ने कहा कि राग देश फिल्म में रेड फोर्ट ट्रायल की कहानी इतिहास के अनछुए पहलू को दिखाती है। इसमें आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो मतलब पूरा जानकारी है वो पता लगा और आज़ादी के बारे में बताया। सब एक्टरों का अच्छा काम है और मूवी मतलब एक हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई में फिल्म का प्रीमियर हुआ। इसमें बॉलीवुड के सितारे और कलाकार शामिल हुए और फिल्म की जमकर तारीफ की। मेरी तो गुजारिश ये है सारे ऑडियंस के साथ कि आप आइए और ये फिल्म देखिए और अपने आप को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए, किस स्पिरिट के साथ इस देश आज़ाद हुआ है उसे पहचानिए। बहुत अच्छी लगी मुझे। I really enjoyed the film. The performances especially. Enjoyed them a lot. All the actors have done really, really well. I really enjoyed it. It was very informative, very historic. और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like very entertaining history lesson. राग देश फिल्म का निर्माण राज्यसभा टीवी ने किया है और फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश को पूरे देश से बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ जैसे छोटे शहरों में भी इस फिल्म को लोगों ने बहुत सराहा है और जिस तरह से उत्साह फिल्म के रिलीज़ के पहले दिन दिखा है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म लोगों के जहन में और गहराई तक छाने वाली है। दिल्ली से अपनी सहयोगी अनु दीवान के साथ
मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, मुंबई। हंसी के बादशाह बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की आज पुण्यतिथि है। रुपहले पर्दे के दीवाने इन्हें जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा के पहले कॉमिक स्टार रहे। फिल्म आखिरी पैमाने से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले जॉनी वॉकर ने 1951 में आई फिल्म बाजी से अपनी पहचान बनाई। दमदार अभिनय से जॉनी दर्शकों के दिलों पर छा गए और ताउम्र लोगों को हंसाते रहे। जॉनी ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, चौदहवीं का चांद जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। कॉमेडी के दीवानों के लिए फिल्मकार जॉनी वॉकर के लिए फिल्में अलग से गाना तैयार करवाते थे। मोहम्मद रफ़ी से लेकर किशोर कुमार तक ने जॉनी वॉकर के लिए गाने गाए। हम समझ गए अब्बा हुजूर। शेखू, अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने अहमदाबाद से बेंगलुरु रवाना किए सभी एमएलए, 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद उठाया कदम, बीजेपी का आरोपों से इनकार। जाकिर नाइक भगोड़ा घोषित, एनआईए ने शुरू की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया, आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत कार्रवाई। देश भर में राग देश का प्रदर्शन, 1000 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज, दर्शकों की मिल रही है तारीफ। शहबाज शरीफ हो सकते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ के पद छोड़ने के बाद पार्टी कर रही है विचार। पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को ठहराया अयोग्य। और गोल्ड टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, चौथे दिन दूसरी पारी में 3 विकेट पर 189 रन के आगे खेलेगी टीम इंडिया। अब भी 498 रन की बढ़त। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।